Okay, so now in the second lecture of polymers, we'll discuss natural rubber. We were discussing homopolymers. Okay, homopolymers. So this is natural rubber. Clear? Natural rubber. मैंने आपको बोला था कि रबड़ की जितनी भी फॉर्म होंगी सब में क्या यूज करेंगे हम, ब्यूटा 1,3 डाइईन की फॉर्म. क्लियर? ब्यूटा 1,3 डाइईन की फॉर्म. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा. नेचुरल रबड़. नेचुरल रबड़ किससे मिलता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री. रबर ट्री से ही मिलता है. रबर ट्री में जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? बार्क ऑफ ट्रीज में. It is found by natural rubber is found by latex. It is found by latex, which is latex क्या है? नेगेटिवली चार्ज. ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिवली चार्ज. क्लियर? इट इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ऑफ रबर. नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल. क्लियर? लेटेक्स इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल. रबर कोलाइडल सोल ऑफ रबर इन वाटर. रबर इन वाटर NH2. क्लियर? लेटेक्स से मिलता है. लेटेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? रबर प्लांट. लेटेक्स कहाँ से मिलता है? रबर प्लांट जो होता है उनके बार्क से. क्लियर? तो दिस इज नेचुरल रबर. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड बाय लेटेक्स. अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? रबर नेचुरल रबर है क्या एक्चुअल में? ये मिलता है हमें. आइसोप्रीन इसका मोनोमर है. मोनोमर इज आइसोप्रीन. क्लियर? आइसोप्रीन इसका मोनोमर है जो किस फॉर्म का होगा? ब्यूटा 1,3 डाइईन की. तो ये दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन. 2-methyl 1,2,3,4. 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइईन. क्लियर? 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइईन जिसको बोलते हैं आइसोप्रीन. ये नेचुरल रबर का मोनोमर है. क्लियर? दिस इज द नेचुरल मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. इसके एन मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये पॉलीमराइज होके इस फॉर्म में आ जाएंगे. इसमें इस तरह से मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर. रेडिकल रेडिकल क्या बन जाएगा? बॉन्ड. वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री. इस तरह से आ जाएगा. CH2 वैलेंसी फ्री, CH3 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री. सो होल एन. दिस इज नेचुरल रबर. क्लियर? होल एन. ये नेचुरल रबर की फॉर्म है. और ये एक्चुअली एग्जैक्टली नेचुरल रबर नहीं है. इसका जब हम सिस फॉर्म में लेंगे, डबल बॉन्ड के राउंड अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो नेचुरल रबर होगा. क्या? डबल बॉन्ड के राउंड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? सिस कॉन्फ़िगरेशन. तो इनिशियली अभी डबल बॉन्ड्स 1 और 3 पोजीशन में प्रेजेंट थे. पॉलीमराइजेशन होने के बाद अभी कौन से पोजीशन पे आ गए? सेकंड और थर्ड पोजीशन पे. सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ गए. अब इसकी सिस फॉर्म होगी, उसे नेचुरल रबर बोलते हैं. क्लियर? अभी ये नेचुरल रबर नहीं है, इसकी सिस फॉर्म बनाएंगे. अब इसकी सिस फॉर्म कैसे बनेगी? देखो ये चीज थी, डबल बॉन्ड हटाया यहाँ से, ये हटा दिया. एक्चुअल में ये था अभी वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री, ये चीज थी. इसमें क्या करेंगे हम? इस C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर क्या लग जाएगा? CH2 वैलेंसी फ्री. और इधर क्या लग जाएगा? H. और यहाँ पे CH2 वैलेंसी फ्री. आगे ऐसे ही इसके साथ सेम चीज बिल्कुल मिरर में जिसका जोड़ देंगे ये, तो क्या बन जाएगा? नेचुरल रबर. ये पॉलीमर चल रहा है पूरा इसका. अब जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं CH2 दे आर ऑन द सेम साइड. आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. सो सिस फॉर्म है सिस पॉली आइसोप्रीन. ये होता है नेचुरल रबर. सिस पॉली आइसोप्रीन. ये क्या है? नेचुरल रबर. क्लियर? दिस इज नेचुरल रबर. इसके आगे सेम ऐसे ही जोड़ेंगे तो जाके पॉलीमर बन जाएगा इसका. तो उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ यहीं से समझ आ रहा है. सिस पॉली आइसोप्रीन इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर. ये नेचुरल रबर की फॉर्म है. नेचुरल रबर. इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर. हाउ डज द प्रेजेंस, ध्यान सुनेंगे, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन नेचुरल रबर अफेक्ट इट्स structure and reactivity. How does the presence of double bonds in natural rubber affect its structure and reactivity? तो ये तो नेचुरल रबर की फॉर्म थी, जनरल फॉर्म थी. ये सिस में भी एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस में भी एग्जिस्ट करेगा. जो इसकी ट्रांसफॉर्म होगी, अगर मैं CH2 को ऊपर कर दूं, इस H को नीचे कर दूं, इस CH2 को ऊपर कर दूं, इस H को नीचे, तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगी. ट्रांसफॉर्म का नाम दे रखा है गट्टा पर्चा. ये इसका नाम दे रखा है. और इसको सिंथेटिक रबर, हालांकि ये नेचुरल फॉर्म में भी यूज करता है, लेकिन इसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं. सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक. ये नेचुरल फॉर्म में भी यूज करता है. नेचुरल रबर भी बोल सकते हैं इसको, सिंथेटिक फॉर्म में ज़्यादा बोलते हैं इसको. तो ये भी ध्यान रखना, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसका एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें करना नहीं है. ट्रांसफॉर्म होगी, CH2 ऊपर कर दें, H नीचे कर दें, तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, जैसे हम गट्टा पर्चा कहते हैं. तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे. हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स
इन नेचुरल रबर अफेक्ट इट्स स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे इसके अंदर, पहले तो प्रिपरेशन दिखा देंगे पूरी, पहले क्या करेंगे इसकी प्रिपरेशन दिखा देंगे, प्रिपरेशन करने के बाद लिखेंगे इसमें डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट नाउ सेकंड एंड थर्ड पोजीशन एंड आर इन सिस कॉन्फिगरेशन। डबल बॉन्ड जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं और स्ट्रक्चर जो है सिस कॉन्फिगरेशन में है। तो डबल बॉन्ड जो है ये ऐसे, इसके अंदर क्या है, सी और एच ग्रुप सी हैं, तो वीक वंडल फोर्सेज होंगे। तो डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स दे कैनॉट कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बोलेंगे इसके अंदर, बिकॉज ऑफ सिस कॉन्फिगरेशन, बिकॉज ऑफ सिस कॉन्फिगरेशन डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स, एक पॉलीमेरिक चेन ये, एक दूसरी, एक तीसरी, इस तरह से डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स दे कैनॉट कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शंस। क्लियर, तो वो पास नहीं आ पाएंगे, इसलिए नेचुरल रबर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, रैंडमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए सारा बोलना है, क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ सिस कॉन्फिगरेशन, पहले प्रिपरेशन दिखा देंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में क्या दिखाएंगे, पहले आंसर लिखते समय इसकी प्रिपरेशन दिखा देंगे, फिर दिखाएंगे डबल बॉन्ड जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं और सिस कॉन्फिगरेशन की वजह से डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स दे कैन नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शंस, इसलिए नेचुरल रबर का रैंडमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो इट इज क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर, मतलब इस पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है आसानी से अटैक कर देंगे और केमिकल एजेंट भी आसानी से इस पे अटैक कर देंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, दैट इज क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर। मेनली हमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कि रैंडमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि डिफरेंट जो पॉलीमेरिक चेन्स है वो आपस में पास नहीं आ पाती हैं, किस वजह से, बिकॉज ऑफ सिस कॉन्फिगरेशन एंड डबल बॉन्ड्स। तो ये दिखाना है इसके अंदर, ये नेचुरल रबर की प्रिपरेशन थी, इट इज सिस पॉलीआइसोप्रीन, ये इसकी प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, नेचुरल रबर जो है ये बहुत ही इनिशियली जो नेचुरल रबर होता है इसको हम एज इट इज यूज कर ही नहीं सकते, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड टैकी, सॉफ्ट है, टैकी, हाथों में चिपकता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा भी होगा जब रबर पुराना हो जाता है तो एक्चुअली एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाथों में चिपकने लग जाता है। तो वैसे नेचुरल फॉर्म में सॉफ्ट एंड टैकी होता है, ब्रिटल होता है, गिरते ही टूट जाता है, ये ब्रिटल होता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये इस पर आसानी से अटैक कर देते हैं। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये इस पर आसानी से अटैक कर देते हैं। फोर्थ, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लार्ज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इसकी वाटर की, वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इलास्टिसिटी इसकी कम है, लेस इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी इसकी क्या है, बहुत कम है इसकी इलास्टिसिटी। तो इसलिए इस वजह से क्या होगा, ये इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम नेचुरल रबर को एज इट इज़ यूज़ कर ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। चार्ल्स गुडियर से, चार्ल्स गुडियर, गुडियर आपने सबने सुना ही हुआ है, चार्ल्स गुडियर से एक्सीडेंटली रबड़ के ऊपर गिर गया था सल्फर, रबड़ के ऊपर क्या गिर गया, सल्फर। और फिर उसने चेक किया सल्फर गिरने के बाद कि जो अब रबड़ है उसमें टैकीनेस कम हो गई है, अब वो हार्ड हो गया है, टैकीनेस कम हो गई है, ब्रिटल नहीं है, आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक नहीं कर पा रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी कम हो गई है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो तब उससे वहाँ से इसके यूजेस स्टार्ट हो गए, नेचुरल रबड़ के, नेचुरल रबड़ के यूजेस स्टार्ट हो गए। कैसे यूजेस स्टार्ट हो गए, जैसे जैसे अब जो रबड़ है वो यूज होने लायक हो गया, और अगर यूज कैसे, जैसे अगर 5% सल्फर डाल दें इसके अंदर, 5% सल्फर डाल दें नेचुरल रबड़ के अंदर, 5% सल्फर, नेचुरल रबड़ है 5% सल्फर डाल दिया तो ये टायर्स बनाने के काम आता है, टायर या टायर की कॉर्ड्स वगैरह भी बनते हैं। और अगर इसमें हमने डाल दिया से 20% सल्फर के आसपास, तो इबोनाइट की रॉड बनाने के काम आता है। जैसे जब परसेंटेज बढ़ाएंगे सल्फर की तो ये हार्ड होता जाएगा, इबोनाइट रॉड बनाने का काम आता है। और 25% पे बैटरी केसेस वगैरह, बैटरी केसेस। तो इस तरह से इसके यूजेस आ गए थे बाद में, क्या ऐड करने के बाद, सल्फर ऐड करने के बाद। तो ये यूजेस है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करना है सारा। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, क्या है, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस क्रॉस लिंक्स ऑफ सल्फर इन नेचुरल रबर। क्रॉस लिंक्स हम कैसे शो करेंगे नेचुरल रबर के अंदर, वीक फोर्सेज हैं रबड़ के अंदर, रबड़ के अंदर क्या है, वीक फोर्सेज हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही रिलैक्स करेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो कुछ ऐसा अगर रबड़ हम देखें, ये ऐसा है, ये रबड़ है, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पे सल्फर के क्रॉस लिंक्स होते हैं कहीं पे,
रिएक्टिव एल्कीनिक पोजीशंस पे या रिएक्टिव एलाइलिक साइड्स पे। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेच किया इसको, स्ट्रेच किया तो ऐसा हो जाएगा, और इसको रिलैक्स कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा रिलैक्स करते ही। तो जो इसके अंदर वीक फोर्सेस थे रबड़ के अंदर, डेट अलाउज इट टू बी स्ट्रेच्ड, इलास्टिसिटी मिल गई इसको, और हम इसको रिलैक्स करेंगे तो सल्फर क्रॉस लिंक्स हेल्प्स टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन, क्रॉस लिंक्स हेल्प्स टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन। अब इसके सल्फर के क्रॉस लिंक्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे रबड़ के अंदर, वो चेक करेंगे। सल्फर के क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कैसे होंगे, सल्फर क्रॉस लिंक्स। अब रबड़ की फॉर्म बनाएंगे, इस तरीके से थी रबड़ की फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH, CH2, ये रबड़ की फॉर्म थी। अब इसकी दो साइड्स रिएक्टिव हैं, एक तो डबल बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं, ये रिएक्टिव साइड है, और यहाँ पे अगर रेडिकल आएगा तो वो भी एलाइलिक साइड हो जाएगी, रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड के इस साइड या इस साइड एलाइलिक साइड होती है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे क्या होती है, एलाइलिक साइड, तो ये रिएक्टिव होगी। तो रिएक्टिव है, इसमें कैसे अब सल्फर की क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस होंगे, एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज बना देंगे नीचे, सेम मिरर इमेज बना दी। अब एक बार तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाएंगे, सल्फर सल्फर लगा देंगे, डबल बॉन्ड हटाया यहाँ से, और क्या लगा दिया, सल्फर और सल्फर। तो लाइक दिस सल्फर क्रॉसिंग्स आर इंट्रोड्यूस इन नेचुरल रबर, क्लियर, लाइक दिस सल्फर क्रॉसिंग्स आर इंट्रोड्यूस इन नेचुरल रबर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम एलाइलिक साइड पे, एलाइल जो साइड होती है, एलाइलिक साइड ये वाली और ये वाली, इधर हम सल्फर की क्रॉस लिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ सल्फर की क्रॉस लिंक लगाएंगे, इसके अलावा दूसरा तरीका, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। तो सेकंड जो मेथड है सल्फर की क्रॉस लिंक, सेम वही तरीका बिल्कुल, इसको हम लगा देंगे, डबल बॉन्ड एज इट इज लगा देंगे जो जैसे थे, ये हटा दिया इसको, ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज लगा दिए। अब यहाँ से एच हटाएंगे, पहले क्या हटाया था, डबल बॉन्ड हटाया था, अब एच हटा देंगे, एच हटाने के बाद सल्फर यहाँ लगा देंगे, ऐसे यहाँ लगा देंगे, तो सल्फर की क्रॉसिंग ऐसे रह जाएंगे। तो दोनों दिखाने स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज सल्फर क्रॉसिंग्स आर इंट्रोड्यूस इन नेचुरल रबर। तो इस तरह से सल्फर के क्रॉसिंग इंट्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे, रिएक्टिव एलाइलिक साइड पे, ये जो हमने शो किया वो एलाइलिक साइड है, एलाइलिक साइड पे, और रिएक्टिव एल्कीनिक, डबल बॉन्ड वाली साइड कौन सी होगी, एल्कीनिक साइड पे। सल्फर क्रॉसिंग्स आर इंट्रोड्यूस एट रिएक्टिव एलाइलिक साइड एंड रिएक्टिव एल्कीनिक साइड। तो इस तरह से सल्फर के क्रॉसिंग्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये नेचुरल रबर था, और इसके अंदर हम हाँ दो चीज़ें और ऐड करते हैं नेचुरल रबर के अंदर। एक तो हम जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं इसके अंदर। पहले तो ये डेफिनेशन नोट करेंगे, वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वल्केनाइजेशन क्या है, वल्केनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सल्फर टू नेचुरल रबर टू एनहांस इट प्रॉपर्टीज। प्रोसेस नेचुरल रबर में जो हमने सल्फर ऐड किया ताकि प्रॉपर्टीज इसकी बढ़ सके, प्रॉपर हो सके, फॉर इट्स गुड क्वालिटीज, वी हैव एडेड सल्फर टू नेचुरल रबर। तो इससे इंक्लूड, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर प्लस सल्फर, दिस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। साथ में इसके अंदर हम इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं, तो इससे आता है वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर, क्लियर। जिंक ऑक्साइड किस लिए डाला है, टू इंक्रीज, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन, जिंक ऑक्साइड इज एडेड टू एक्सेलरेट वल्केनाइजेशन। और एक चीज और डालते हैं इसके अंदर, डाइफिनाइलअमीन, डाइफिनाइलअमीन, दिस इज ऑल्सो एडेड टू नेचुरल रबर। डाइफिनाइलअमीन इज ऑल्सो एडेड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ रबर, जिसकी वजह से हाथों में चिपकता था, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए हम क्या डालते हैं, डाइफिनाइलअमीन। डाइफिनाइलअमीन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, CCH5 होल ट्वाइस NH, दिस इज डाइफिनाइलअमीन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ रबर, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए डाइफिनाइलअमीन डालते हैं रबर के अंदर। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड किस लिए डाला, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन, और डाइफिनाइलअमीन किस लिए डाला, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल रबर। तो ये प्रॉपर्टीज रबर की हैं, इसको ढंग से रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें ये आना चाहिए। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट जो रबर है वो है नेचुरल रबर। एक हो गया, तीन सिंथेटिक रबर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं।
एक है नियोप्रीन, नियोप्रीन नेचुरल रबड़ तो था ही, वल्कनाइज रबड़ को क्या बोलेंगे हम, सेमी सिंथेटिक रबड़। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबड़, दिस इज सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ जो कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह काम बनाने के काम आता है, कन्वेयर बेल्ट्स, और दूसरा होजेस बनाने के काम आता है। तो नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है वही ब्यूटा 13 डाइन की फॉर्म होगी, बस CH3 जगह Cl आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी सेम वही डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, तो सीधा आगे यहाँ से n मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये आगे यहाँ पे CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2 वैलेंसी फ्री होल N, दिस इज नियोप्रीन। ये कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह में यूज होता है, हाउसेज वगैरह में यूज होता है। तो नियोप्रीन, ये नियोप्रीन है, इसको भी ध्यान रखना ढंग से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नियोप्रीन ये सिंथेटिक रबड़ था। नेक्स्ट टू सिंथेटिक, अब पढ़ेंगे जो सिंथेटिक रबर्स वो आएंगे कोपॉलीमर्स के अंदर। तो ये हमारे सारे क्या थे, होमोपॉलीमर्स, ऑल दीज वर होमोपॉलीमर जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर यूज हुआ था, ऑल दीज वर होमोपॉलीमर जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर यूज हुआ था। यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक बहुत ईजी था, यहाँ से थोड़े से अब दो दो मोनोमर्स आएंगे, दो टाइप्स के मोनोमर्स आएंगे और क्या बनाएंगे, कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर स्टार्ट कर रहे हैं। कोपॉलीमर्स, those polymers which are made from two or more types of monomers, they are called as copolymers. Those polymers which are made up of two or more types of monomers are called as copolymers. तो copolymers के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले रबड़ से ही स्टार्ट करेंगे। दो रबड़ हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना S, ब्यूना S ये कोपॉलीमर्स का पहला एग्जांपल है जिसमें दो टाइप के मोनोमर्स होंगे। इसमें जो दिख रहा है इसके देख के करना है, ब्यू से क्या आएगा, ब्यूटाडाइन, ब्यू से ब्यूटाडाइन, एस से स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन तो आना ही था रबड़ के अंदर, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ब्यूना S और SBr, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बबल गम्स में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बबल गम्स, एम्स में पूछा हुआ 2005 में। मैन्युफैक्चरिंग बबल गम्स, ब्यूना S और SBr। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, जैसे वही लेंगे, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन CCH5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेंजीन रिंग घासते नीचे, बेंजीन रिंग। और प्रेजेंस सोडियम का होता है, सोडियम के साथ हीट करते हैं। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ दोनों से नोट करते हैं इसको, SBr से भी या ब्यूना S से। तो वही चीज़ होगी सेम इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर गए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, सेम डायरेक्शन जाएगी, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा इधर, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो बीच में बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी फ्री। तो इस तरह से आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये तो ऐसे बन जाएगा वैलेंसी फ्री। अब इस CH2 के साथ ये CH, नीचे CCH5 और यहाँ CH2, तो ये आ जाएगा इसमें। सो दिस इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ SBr, सोडियम क्लोराइड में, एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बबल गम्स। नेक्स्ट है ब्यूना N, ये था सिंथेटिक रबड़, क्लियर, दिस इज सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ तीन है, तीनों याद रखने, सिंथेटिक तीन है, एक तो हमने पढ़ लिया पीछे, होमोपॉलीमर्स के अंदर कौन सा था वो, नियोप्रीन, और ये क्या है, ब्यूना S और SBr। नेक्स्ट जो है वो ब्यूना N है, क्लियर, दैट इज ब्यूना N, ब्यूना N, नोट कर लेंगे इसको ढंग से, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ये आना चाहिए आपको। और नेक्स्ट है सेम चीज होगा बिल्कुल, ब्यूना N, सिंथेटिक रबड़ ब्यूना N, ब्यूना N, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबड़, नाइट्राइल रबड़ भी कहते हैं इसको, नाइट्राइल रबड़, ये भी सिंथेटिक है, क्लियर, दिस इज ऑल्सो सिंथेटिक। और इसमें ब्यूटा 13 लेंगे, ब्यूटा 13 प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, साथ में क्या लेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल CN डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH CN,
CH2 बॉन्ड CH CN, दोनों के N मॉलिक्यूल्स देंगे इसमें भी। अब इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये भी इधर, ये भी इधर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ वैलेंसी फ्री हो जाएगी। सेम चीज़ होगी बिल्कुल, CH2 वैलेंसी फ्री CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CN CH2 वैलेंसी फ्री, इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज ब्यूना N, ब्यूना N, ब्यूटाडाइन, ब्यूना N, ये ब्यूना N है। और ये वेजिटेबल और ऑयल कंटेनर्स के लिए सुपर, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए या मिनरल ऑयल्स के लिए सुपर रेजिस्टेंट होता है। क्लियर, वेजिटेबल ऑयल्स और मिनरल ऑयल्स के लिए सुपर रेजिस्टेंट होता है, तो वेजिटेबल ऑयल कंटेनर्स बनाने के काम आता है। ऑयल कंटेनर्स, पेट्रोल कंटेनर्स, इस तरह वेजिटेबल ऑयल कंटेनर्स उनके लिए सुपर रेजिस्टेंट होता है, तो ऑयल कंटेनर्स बनाने के काम आएगा। ऑयल कंटेनर्स में यूज होगा, या टैंक लाइनिंग्स जो होती हैं, टैंक में लाइनिंग्स करने का काम आएगा, टैंक लाइनिंग्स में यूज होगा ये। और वो जो हमने पढ़ा नियोप्रीन, वो गैस्केट्स वगैरह में भी यूज होता है। नियोप्रीन ऑल्सो यूज इन गैस्केट्स। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो रबड़ हमने चारों पढ़ लिए, नेचुरल रबड़ पढ़ लिया, और 3 सिंथेटिक पढ़े। 3 सिंथेटिक में कौन कौन से किए हमने? सिंथेटिक में ब्यूना N, ब्यूना S और नियोप्रीन, ब्यूना N, ब्यूना S और नियोप्रीन। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम और कोपॉलीमर्स, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा नाइलॉन। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है नाइलॉन 6,6। पहले 6,6 का मीनिंग क्या है? नाइलॉन तो बता दिया मैंने, न्यूयॉर्क और लंदन में डिस्कवरी हुई थी। तो नाइलॉन 6,6 यानी इसके 2 मोनोमर्स होंगे, दोनों में 6 कार्बन होंगे। मोनोमर से रिलेटेड होता है ये जो नंबर दिया होता है। इसके 2 मोनोमर्स होंगे, दोनों में 6 कार्बन होंगे। नाइलॉन 6,6 पहला लिया हमने एडिपिक एसिड COOH, N मॉलिक्यूल्स इसके, एडिपिक एसिड। दूसरा है, इसमें कितने कार्बन है? 4 ये कार्बन, 5 ये, 6 ये, 6 कार्बन है एडिपिक एसिड के अंदर। एडिपिक एसिड या फिर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। दूसरा लेंगे हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन CH2 NH2 N, इसका नाम क्या है? हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। क्लियर, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। अब ध्यान रखना यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन होगी, बहुत सिंपल सा केस याद रखना है कि हमेशा एसिड का OH लेना है। एसिड का क्या लेना है? OH, न्यूक्लियोफिलिक ऑप्शन होती है इसके अंदर, इसलिए एसिड का OH लेना है, और अमीन का H या एल्कोहल का H। एसिड का हमेशा OH, तो इसका OH, इसका H, इसका H, तो इसका OH, ये गायब होगा, इससे निकल जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल से N मॉलिक्यूल ये थे, N मॉलिक्यूल ये थे, इधर से OH, NOH निकले, NH निकला, तो यानी माइनस NH2O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O। ये अगर बना के नहीं देखोगे 5-7 बार तो याद नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। C डबल बॉन्ड O NH, ये आ गया एमाइड लिंकेज। CH2 होल 6 NH वैलेंसी फ्री, तो ये आ गया, ये कंटिन्यूड है पूरा नाइलॉन 6,6। दोनों मोनोमर में इसके 6 कार्बन एटम है, इसमें भी 6 कार्बन है, एडिपिक एसिड में भी, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन में भी 6 कार्बन एटम है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6,6। और नाइलॉन आ गया वर्ड, तो कहाँ यूज होगा? रोप क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए रोप जो बनती है, माउंटेनियर्स कैरी करते हैं जो जाते हैं, तो उसमें रोप बनाने में यूज होता है। नाइलॉन है तो सॉक्स का सुना हुआ है, फैब्रिक्स में यूज होगा। तो इस तरह से नाइलॉन वर्ड आती ही मीन्स इन जगह पे यूज होगा। नाइलॉन के रोप्स बनेंगे, सॉक्स और फैब्रिक्स वगैरह में यूज होगा। तो दिस इज नाइलॉन 6,6, इंपॉर्टेंट है। इसको, इस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, कहते हैं इसे पेप्टाइड बॉन्ड। और ये एमाइड लिंकेज है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएमाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको नाइलॉन 6 को क्या बोलेंगे? पॉलीएमाइड। क्लियर, इट इज पॉलीएमाइड, ये है पॉलीएमाइड। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर कुछ खास मेन तो क्वेश्चन ये आना प्रिपरेशन इसकी, और इसके मोनोमर में 6 कार्बन एटम है जो।
तो दिस इज नाइलॉन 6,6 पॉलीएमाइड है, ये फाइबर भी है, फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इसके अंदर, इसको फाइबर भी कहते हैं। पॉलीमाइड तो है ही है, साथ में फाइबर भी है, और दूसरा कोपॉलीमर भी है। ये कोपॉलीमर है क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। और तीसरा ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी होगा। ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमर किसको कहेंगे, जिसमें दो मोनोमर्स के अंदर से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकले, जैसे वाटर, अमोनिया, CO2, अल्कोहल, इस तरीके से। तो उन्हें मतलब ऐसा पॉलीमर जो एक छोटे मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से बने, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर्स लिए हुए हैं तब ये बन रहा है। और पॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीमर बोल रहे हैं। फाइबर क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी इसके अंदर, यस, डाइपोल इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होंगे इसके अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइबर। फाइबर जो थ्रेड्स वगैरह बनाने के काम आता है। सो दिस वाज नाइलॉन 6,6। नेक्स्ट है नाइलॉन 6,10, सेम चीज़ है बिल्कुल, नाइलॉन 6,10 बिल्कुल सेम है, नाइलॉन 6,10। तो बस करना क्या है, 6 और 10, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये, एक बार जल्दी देखेंगे थोड़ा। नाइलॉन 6,10, तो इसमें हम लेंगे सिबेकिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है, 10 एन मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे सिबेकिक एसिड के, और 6 है तो हेक्सामेथिलीन डाइमीन तो हो गई, NH2 NH2 इसकी एन मॉलिक्यूल्स। और ये कौन सा एसिड है, सिबेकिक एसिड, सेम तरीका। और ये हेक्सामेथिलीन डाइमीन, सेम हेक्सामेथिलीन डाइमीन, तो सेम वही चीज, इधर से OH, इधर से H, इधर से H, इधर से OH माइनस NH2, और ये आ गया यहाँ से CH2 होल 8 C डबल बॉन्ड O, पॉलीमाइड बन गया ये, CH2 होल 6 NH वैलेंसी फ्री, C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एंड दिस इज नाइलॉन 6,10, नाइलॉन 6,10 डायरेक्ट लिखते हैं नाइलॉन 6,10। तो ये नाइलॉन 6,10 है, और सेम प्रिपरेशन हुई है इसकी भी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, सिबेकिक एसिड है इसमें, सिबेकिक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट कर लेंगे यहाँ पे अब कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जितने भी पॉलीमर्स हम डिस्कस कर रहे थे वो ज़्यादातर क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन है, इसको एनिमल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, और उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती हैं, बाद में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में उनको, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। वाटर पोल्यूशन होता है, एयर में पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं होते, बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इनको ख़त्म नहीं कर पाता, तो ये ख़त्म नहीं हो पाते, दे डू नॉट डिग्रेड बाय देमसेल्व्स और बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और बाय एरियल ऑक्सीडेशन, किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होते। और प्लास्टिक्स हो गया, इवन क्या कहते हैं, प्लास्टिक ले लिया, पॉलीथीन ले लिया, या थर्मोकोल हो गया, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये खत्म नहीं होते अपने आप, तो इसलिए देयर इज नीड ऑफ सम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो दो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो कोर्स में हमारे, पहला है बहुत इंपॉर्टेंट पीएच, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो ये PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ब्यूटारेट यानी 4 कार्बन, वैलेरिक एसिड में कितने, 5 कार्बन, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा उसके प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, इसको ऐसे शो करेंगे COOH, 1 2 1 2 3, 3 पे OH ग्रुप और CH3 नीचे, मतलब ध्यान रखना बनाते समय, जरूर ध्यान रखना इसमें CH2 बनाते समय जरूर ध्यान रखना है कि इसके COOH और OH दोनों हॉरिजॉन्टल रहें एक लाइन में, नहीं तो बनाने में दिक्कत आएगी स्ट्रक्चर को एन मॉलिक्यूल्स के लिए। और सेम चीज एज इट इज सेम आगे बनाना है, बस CH3 जगह क्या लिख देंगे, C2H5 CH, इसका OH, एन मॉलिक्यूल्स दोनों के, CH2 COOH, क्लियर, दोनों के एन मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब क्या फिर सेम वही तरीका, ये क्या है, ध्यान देना सर, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे
एच आएगा, एच आएगा, वैलेंसी 4 इसकी। तो बीटा अल्फा और ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूट्रिक एसिड, तो नाम क्या है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। क्लियर, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है तो ब्यूट्रिक एसिड, एसिड, और इसका नाम अल्फा बीटा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब क्या करना है इसके अंदर, ध्यान देंगे इधर, इसका OH और इसका H बाहर, इसका OH, इसका H बाहर, इधर से OH, इधर से H, जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, PHBV। ध्यान देंगे इधर, ये आ गया स्ट्रक्चर इसका, CHO वैलेंसी फ्री, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब ये कौन सी लिंकेज आ गई, एस्टर की, तो पॉलीएस्टर। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, पॉलीएस्टर और पॉलीमाइड्स में क्या डिफरेंस है, तो पॉलीमाइड हमने अभी डिस्कस किए थे नाइलॉन्स में, तो ये पॉलीएस्टर है, ये क्या है, पॉलीएस्टर, बिकॉज ऑफ दिस एस्टर लिंकेज, CH C2H5 CH2 सील बॉन्ड O, ये पूरी वैलेंसी फ्री है। ये इसके अंदर कौन सी लिंकेज जा रही है, पॉलीएस्टर, तो ये पॉलीएस्टर है, इट इज अ पॉलीएस्टर एंड दिस इज PHBV। और फुल फॉर्म भी इसको देख के बन सकती है, ध्यान देंगे फुल फॉर्म कैसे बनेगी, दोनों के मोनोमर्स के नाम को देखकर। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ये क्या है, एस्टर। ध्यान देना इधर, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मोनोमर को, बीटा हाइड्रोक्सी, इसको लिख देंगे ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट ऐसी, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड है, इसको लिख देंगे वैलेरेट, बन गई फुल फॉर्म यहाँ से। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है क्योंकि ये पॉलीमर है तो इसके पहले लिख देंगे पॉली, और क्योंकि ये क्या है, कोपॉलीमर था, इसके पहले लिख देंगे को, ये पूरी फुल फॉर्म बन गई इसकी। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म, चेक कर लेंगे एक बार, तो याद करने का तरीका है बस, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस PHBV। ये PHBV है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और यूज़ कहाँ पे होता है ये ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ होता है, और मेन इसका यूज़ जो है वो जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स हम चाहते हैं उसका कंट्रोल डिग्रेडेशन हो, कंट्रोल्ड इसका डिकम्पोजिशन हो स्टमक में जाकर, तो उसके लिए हम आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स को इसके थ्रू पैक करते हैं। इट इज़ यूज इन आउटर, मेकिंग आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स। टैबलेट्स तो डायरेक्ट जाएंगी, कैप्सूल्स कैसे, कंट्रोल्ड उसमें डिग्रेडेशन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है स्टमक में, तो उसके लिए हम इसको इससे पैक करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है तो हार्म नहीं करेगा, और क्या कहते हैं इसका यूज़ क्या है, इसका आउटर, मेकिंग आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स, आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स में इसका यूज़ है। बहुत ध्यान से करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर दिखाया वैसे ही बनाना है, इसका COH और OH एक लाइन में होना चाहिए। यूज इन मेकिंग आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स। एक यूज़ का और है, जो नकली पैर बनते हैं, जैसे जयपुर फुट बोलते हैं, जयपुर फुट या दिल्ली फुट, जयपुर फुट और दिल्ली फुट, उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है, उसमें भी यूज़ होते हैं जयपुर फुट, इन मेकिंग जयपुर फुट, जो नकली पैर वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। सेकंड इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, 2 मोनोमर और 2 कार्बन मोनोमर के अंदर, 6 कार्बन मोनोमर के अंदर, तो एक लेंगे ग्लाइसिन, और दूसरा लेंगे एमाइनो कैप्रोइक एसिड, 6 कार्बन वाला एसिड ना, NH2 CH2 होल 5 COOH, ये N मॉलिक्यूल्स, दिस इज ग्लाइसिन, एमिनो एसिड है, और ये एमाइनो कैप्रोइक एसिड। अब स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, एसिड का क्या लेंगे OH, अमीन का H, इधर से OH, इधर से H, तो बस बन गया ये NH वैलेंसी फ्री, CH2 सील बॉन्ड O, NH CH2 होल 5 CH2 होल 5 सील बॉन्ड O। तो अब इसके अंदर कौन सी लिंकेज आ रही है, पॉलीमाइड वाली, तो ये पॉलीमाइड है, और पहला PHBV क्या था, पॉलीएस्टर था, ये पॉलीएमाइड है क्योंकि इसके अंदर एमाइड लिंकेज आ रही है, एमाइड लिंकेज तो पॉलीएमाइड, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं इसको, ये पॉलीएमाइड है। और इसका यूज़ क्या है, जो पहले स्टिचेस लगते थे, स्टिचेस जो होते थे इनिशियली भी पेनफुल, और जब बाद में क्योर हो जाता था
जो घाव था वो क्योर हो गया, तो उसके बाद उसको हटाते थे स्टेजेस को, तो भी पेनफुल। लेकिन अब जो स्टेजेस बनते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो इनिशियली तो पेन होगा, फिर बाद में ये अपने आप डिकम्पोज कर जाएंगे। तो डिकम्पोजेबल स्टिचेस कह सकते हैं, डिकम्पोजेबल स्टिचेस बनाने के काम आते हैं। ठीक है, डिकम्पोजेबल स्टिचेस बनाने के काम आते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं इसके। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यूज़ होते हैं इसके। मेनली इनका डिकम्पोजेबल स्टिचेस जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं स्टिचेस, उनको बनाने के काम आता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्टोरिक एसिड का मोनोमर, और ये बना नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्लियर? तो ये दो थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दीज वर टू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नेक्स्ट वो करेंगे आगे। अब नेक्स्ट है रेजिन्स। रेजिन्स करेंगे हम इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी पहले यहाँ तक करना है आपको। रेजिन्स बेकेलाइट हमें करना है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और इसके अलावा हमें करना है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और यूरिया एक हो गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स ये 5 टाइम बना के देखने हैं। क्लास में होता तो मैं चेक करता पूरा, नहीं तो अभी आप खुद करना, खुद ऑनेस्ट रहना। इन स्ट्रक्चर को जरूर बना के देखना, याद करना फिर बना के देखना। गलतियां होंगी, बनाओगे फर्स्ट टाइम तो दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत ढंग से ऑनेस्टली इसको बना के देखना। ओके, थैंक्स।